Okay, Neha, are you there? Yes, yes. Yes? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to start with directors chapter. Directors का definition अगर हम लोग देखें तो directors are the persons who have been appointed to the board of directors of a company. जिन लोगों को board of directors में as a director appoint किया गया है उनको ही बोला जाता है director. तो उनका रोल क्या होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बेसिकली जितने सारे शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ में काम करने के लिए, टू एग्जीक्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स का काम होता है कंपनी को आगे लेके चलना, कंपनी के सारे काम करना, उसको बोला जाता है डायरेक्टर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के बिहाफ में काम करें. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, ये आप लोगों के एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे उसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा. तो द फॉलोइंग ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी. डायरेक्टर शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. आर्टिकल्स में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा. डायरेक्टर शैल एक्ट इन गुड फेथ, मतलब गुड फेथ में काम करेगा, वो किसी तरह का बायस नहीं होगा, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेगा, वो गुड फेथ में काम करेगा. इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट्स जो होगा उसको प्रमोट करने के लिए डायरेक्टर्स काम करेंगे. फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. स्टेक होल्डर्स मतलब सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं, मतलब गवर्नमेंट भी होंगे, क्रेडिटर्स भी होंगे, मतलब कंपनी से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं सबको एक साथ बोला जाता है स्टेक होल्डर्स. तो सबके स्टेक होल्डर्स के बिहाफ में अच्छे से उनका हित भी देखते हुए, सारे कंपनी का बेनिफिट देखते हुए डायरेक्टर्स काम करेंगे. Director of a company shall exercise his duties with due and reasonable care, skill and diligence, and shall exercise independent judgment. तो वो अपना स्किल एंड डिलीजेंस के साथ काम करेगा, वो ड्यू और रिजनेबल केयर के साथ काम करेगा. ऐसा नहीं कि मतलब होल हार्टेडली काम नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो अपना काम पूरी मतलब केयर के साथ करना चाहिए, कैजुअली नहीं करना चाहिए. डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन जहाँ पे उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाए. जहाँ पे भी उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसके साथ मशीनरी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो उस बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन में वो डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो डायरेक्टर इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी. सपोज उसका 50% शेयर है तो उस कंपनी में वो डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं, उस रेजोल्यूशन में डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. A director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage. इसका किसी भी तरह का undue gain या advantage नहीं होना चाहिए, ठीक है. उसका खुद का भी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव्स, पार्टनर्स, एसोसिएट्स का भी नहीं होना चाहिए. तो अगर होता है तो that person, that director is liable to pay an amount equal to that gain of the company. जितना उसका undue gain हुआ, that gain will be transferred by that director to the company. वो कंपनी को रिटर्न कर देगा जितना उसका undue gain हुआ. और एक चीज़ क्या है, director of a company shall not assign his office and any such assignment shall be void. वो अपना डायरेक्टर का पोजीशन दूसरा किसी को देगा नहीं, वो खुद ही एज ए डायरेक्टर काम करेगा. वो नहीं बोलेगा मेरा भी यहाँ पे आज मिस्टर XYZ काम करेंगे, ऐसा असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ए यूनिक आईडी फॉर एवरी डायरेक्टर. तो उसको वो लेना होगा, उसके बाद जाके वो डायरेक्टर बन सकता है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फॉर एनी अदर नंबर ऑल्सो जो which may be used as a director identification number. दूसरा कोई नंबर भी प्रिस्क्राइब कर सकता है. से आधार नंबर को सब जगह लिंक कर ना, पैन के साथ, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो मे भी हो सकता है कल चल के आधार नंबर को ही एज अ डिन मान
के कर दे, तो द नंबर विच विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ बिल. Qualification. No academic or professional qualification has been prescribed under the Companies Act for to become a director. Director बनने के लिए कोई भी professional qualification, academic qualification कुछ prescribed नहीं है. शेयर इतना हो तो शेयर्स होल्ड करना ही होगा तभी जाके डायरेक्टर बन सकता है. ऐसा शेयर क्वालिफिकेशन भी नहीं है. तो एनी पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन है. डिस्क्वालिफिकेशन मतलब पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल. कौन से पर्सन नॉट एलिजिबल? ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट. अनसाउंड माइंड मतलब ही इज मेंटली नॉट स्टेबल. तो मेंटली अगर स्टेबल नहीं है तो एंड ऐसा पर्सन कोई बोल दिया स्टेबल नहीं तब नहीं चलेगा. ही हैज टू बी प्रूव्ड एज अनस्टेबल माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. कोर्ट बोलेगा कि ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड तब जाके वो डायरेक्टर बन नहीं सकता. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट मतलब हिज लायबिलिटीज टू पे इज मोर देन व्हाट ही हैज or what amount of money he has is not sufficient that he can pay off all his liabilities. तो तब बोला जाता है उसको कि इंसॉल्वेंट हो गया. तो इंसॉल्वेंट तो उसका मतलब समझ गया. लेकिन अनडिस्चार्ज मतलब क्या? उसका लायबिलिटीज अभी भी देना बाकी है. तो दैट इज कॉल्ड एज अनडिस्चार्ज लायबिलिटीज. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी डायरेक्टर नहीं बन सकते. ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग. मतलब उसने अप्लाई किया हुआ है एंड उसका एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है टू द कोर्ट कि कोर्ट विल डिसाइड वेदर ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और ही इज इंसॉल्वेंट. ये चीज कोर्ट डिसाइड करेगा. ही हैज मेड द एप्लीकेशन एंड इट इज पेंडिंग. ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस. कन्विक्टेड मतलब ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी. कोर्ट ने ये सजा कोर्ट ने ये मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि यू आर द पर्सन हु इज गिल्टी एंड मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज मतलब मॉरल टर्पिट्यूड मतलब बहुत ज्यादा घिनौना कोई अपराध किया है तो दैट इज कॉल्ड मॉरल टर्पिट्यूड. एंड सेंटेंस्ड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ टू एन इम्प्रिजन फॉर नॉट लेस देन 6 months. कोई कन्विक्टेड है उसका मतलब डिक्लेयर्ड हो गए हैं कोर्ट में एंड 6 months और मोर का सजा सुनाया है. 6 months और मोर का सजा सुनाया है एंड a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of the sentence. Suppose 1 साल का सजा सुनाया था. 1 साल उसने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया जेल में. उसके बाद 5 साल और कंप्लीट होना होगा. उसके बाद जाके वो डायरेक्टर बन सकता है. तो until and unless 5 years has passed from the date of expiry of his sentence, 5 years have to pass. उसके बाद वो डायरेक्टर बन सकता है. इन 5 years के बीच में he cannot become a director. लेकिन provided that if a person has been convicted of any offence whose imprisonment is for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be a director in any company. अगर उसको 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का imprisonment सजा मिला था तब वो कोई भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता. समझ में आ गया? 6 months से ज़्यादा का मिला तो 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही कैन बिकम अ डायरेक्टर. बट 7 साल या उससे ज़्यादा का सेंटेंस मिला तो ही कैनॉट बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी. An order disqualifying him for appointment as director has been passed by a court or tribunal and order is in force. कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने किसी मैटर पे ये ऑर्डर दिया है कि दिस पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर. तब अकॉर्डिंगली उसको डिस्क्वालिफिकेशन मिल गया, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता. ही हैज नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम. उसने कुछ शेयर्स होल्ड करके रखे बट उसमें उसने कॉल का पैसा ही नहीं दिया. कॉल मतलब जो 10 रुपीज अगर फेस वैल्यू है उसमें से 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज सेकेंड कॉल पैसे. तो कॉल का पैसा ही वो अगर नहीं देता है whether alone or jointly with others and 6 months have elapsed from the last date fixed for the payment of the call. Last due date जब था उससे 6 months हो चुका है. 6 months
party transactions at any time during the last preceding 5 years. Last 5 years में उसने related party transaction से related कुछ भी offense किया है तो वो director नहीं बन सकता। related party मतलब जैसे director हो गया, उसका family हो गया, तो उसका होल्डिंग वाला कोई फर्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म, उसका शेयर्स होल्ड किया हुआ कोई कंपनी हो गया, तो इन सब एंटिटीज को, इन सब पर्सन्स को बोला जाता है रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हुए उसने कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस जो किया है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, लास्ट 5 years में उसने कोई ऑफेंस किया है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। He has not complied with subsection 3 of 152. This is related to acquiring of DIN. DIN जो है Director Identification Number, that has to be acquired. इसके बाद ही वो जाके director बन सकता है। He has not complied with the provisions of subsection 1 of section 165. 165 बोलता है कि maximum 20 companies में ही जाके कोई एक person director बन सकता है। One person can become a director in maximum 20 companies. लेकिन one person can become a director in maximum 10 public companies. Out of the 20, maximum से maximum कितना public companies हो सकता है? 10. तो ये 10 और 20 का लिमिट के अंदर ही अगर उसको डायरेक्टर बनना है तो वो 10 और 20 के लिमिट के अंदर बनना होगा। उसके बाहर जाके वो डायरेक्टर अगर बनना चाहता है तो that he will be disqualified. No person who is or has been a director of a company which has not filed financial statements or annual return for a continuous period of 3 financial years. मतलब क्या हो, कोई एक कंपनी है उसने अपना फाइनेंशियल ईयर, उसने अपने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किया और अपना एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया 3 फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यूअस। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट का इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट, और ये क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर। तो 3 डी है, देयर आर 3 डीज, वन इज डिबेंचर, वन इज डिपॉजिट्स, वन इज डिविडेंड, और इन दोनों का इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट, डिपॉजिट का इंटरेस्ट, ये सब देने में फेलियर टू पे और रिडीम कंटिन्यूज फॉर 1 year or more. The company has failed to pay the amounts of debenture, dividend, deposit and दोनों का इंटरेस्ट। They भी पाए फेलियर टू पे और रिडीम कंटिन्यूज फॉर 1 year or more, एंड जो ये फेलियर है ये 1 साल या उससे ज़्यादा से कंटिन्यूस है। पहला वाला फेलियर क्या था? 3 साल में नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिजिबिलिटी। इसमें क्या हुआ? फेलियर टू पे और रिडीम 3 डीज एंड इंटरेस्ट फॉर 1 year or more। तब क्या होगा? इन कंपनीज में जो डायरेक्टर था, द डिफॉल्टिंग कंपनी का जो डायरेक्टर था, that person shall not be eligible to be reappointed as a director of that company. The person who is director of this defaulting company shall not be eligible to be reappointed as director in this defaulting company. ठीक है, इस पर वो तो नहीं हो पाएगा। और appointed in other company for a period of 5 years from the date on which the company fails to do so. मतलब जिस दिन डिफॉल्ट हुआ 3 years or more, 1 year or more, उस डिफॉल्ट से 5 years तक किसी दूसरे कंपनी में भी वो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो अपने कंपनी में तो डायरेक्टर बन ही नहीं पाएगा, एलिजिबल फॉर नॉट रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए तो नहीं कर पाएगा। और जो दूसरा कंपनी में करना चाहता है तो वो 5 साल तक दूसरा कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है। When a person is appointed as a director of a company which is in default of clause A or clause B, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of its appointment. Suppose क्या हुआ कि ये तो डिफॉल्टिंग कंपनी है, इसका डायरेक्टर्स तो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो बाहर से किसी को लाना होगा, तो बाहर से किसी को लाया। अब वो पर्सन इस कंपनी में आते ही क्या हो गया? डायरेक्टर ऑफ अ डिफॉल्टिंग कंपनी। तो मतलब तो इसका इस नए पर्सन को भी तो डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा आते ही। तो इसलिए बोला गया कि 6 months के पीरियड तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा? जो नया बंदा जो आया, नया पर्सन जिसको लेके आया, दैट पर्सन शैल नॉट एक्वायर अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। बेसिकली इस नए पर्सन को 6 months तक का टाइम दिया गया है कि जितना भी डिफॉल्ट्स है अपने डिफॉल्ट्स को ठीक कर लो। ठीक है।
कंपनीज में अदर डिस्क्वालिफिकेशंस भी हो सकता है एज पर देयर आर्टिकल्स में अगर अदर डिस्क्वालिफिकेशन दिखा हो तो प्राइवेट कंपनीज को उसको भी अप्लाई करना होगा। अपॉइंटमेंट एक्चुअली क्या हुआ कि आप लोग का जो ये सिलेबस स्टडी मटेरियल है इसमें डायरेक्टर्स चैप्टर को बहुत छोटे से समराइज फॉर्म में खत्म कर दिया है। डायरेक्टर्स चैप्टर अगर पढ़ने नहीं हम लोग फाइनल में और डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे हम लोग ने चैप्टर 1 पढ़ा है, चैप्टर 1 में जितना डिटेल में दिया सिमिलरली उतना ही डिटेल डायरेक्टर्स चैप्टर भी है। बट जैसे यहाँ पे जितने भी टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट्स आप देखोगे सबका एक एक सेक्शन है, टाइम लिमिट्स है, मनी वाइज लिमिट्स है कि इतने लिमिट की कंपनीज को डायरेक्टर अपॉइंट करना हुआ नहीं होगा। तो अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कैन टेक प्लेस इन मल्टीपल वेज। बहुत सारे मीडियम है, शेयर होल्डर भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कौन सा सेक्शन में दिया है 149। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट every company shall have a board of directors consisting of individuals as directors। डायरेक्टर कभी भी कोई फॉर्म नहीं हो सकता, कभी भी कोई कंपनी नहीं हो सकता। तो डायरेक्टर हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल पर्सन को एज अ डायरेक्टर होना होगा। shall have a minimum of 3 directors in case of a public company। पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 3, 2 directors in case of a private company। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 2 and 1 director in case of a OPC and maximum number of 15 directors। तो minimum for public is 3, private is 2 and OPC is 1, maximum is 15। However, company may appoint more than 15 directors after passing special resolution। कंपनी अगर चाहे 15 से भी ज़्यादा करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से कर सकता है। Certain classes of companies may be prescribed to have at least 1 woman director। Certain there are जैसे टर्नओवर इतना से ज़्यादा होना चाहिए, कैपिटल इतना से ज़्यादा होना चाहिए, लिस्टेड कंपनी होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड है। तो उन कैटेगरी ऑफ कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज बेसिकली उन कंपनीज के लिए क्या स्पेसिफाइड है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। एक वुमेन डायरेक्टर तो होना ही होगा। जैसे रिलायंस में कंपनी कोई बना दिया वुमेन डायरेक्टर, तो वैसे है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कैन हैपन व्हेन फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड टू द कंपनी। मतलब जब कंपनी बन रहे हैं तभी उसका आर्टिकल्स में ये मेमोरेंडम में कहीं पे लिख दिया कि these persons shall be the first directors of the company। तो वैसे फर्स्ट डायरेक्टर वो पर्सन डायरेक्टर बन जाएगा। when directors are appointed at general meeting। जनरल मीटिंग में मतलब सब्सिक्वेंटली जो जनरल मीटिंग्स होगा उसमें शेयर होल्डर्स हैव गॉट द राइट दैट दे कैन अपॉइंट 1 person as the director of a company by passing ordinary resolution। OR पास करके किसी को डायरेक्टर बनाया जा सकता है। when directors are appointed by the board of directors, additional directors, alternate directors, nominee directors that can even fill up casual vacancies। ये board of directors का पावर है। board of directors can appoint additional, alternate, nominee and casual vacancies fill up कर सकता है। additional directors क्या होता है कि जितना है उसके बाद उतना तो काम करेंगे ही और एक additional और एक एक्स्ट्रा पर्सन को अपॉइंट कर दिया। alternate क्या होता है कि ये पर्सन एक जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर यूएसए चला जाएगा फॉर सम ऑफिशियल वर्क ओनली एंड शी विल बी देयर फॉर 3 years। तो तब तक कौन काम करेगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर, उसके प्लेस में ऑल्टरनेट डायरेक्टर काम करेगा। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है किसी से लोन लिया है, कोई बैंक से लोन लिया है बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट होगा, बैंक को टेंशन है कि ये कंपनी को चलो उल्टा सीधा कर दिया तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो बैंक अपॉइंट्स अ पर्सन एज अ नॉमिनी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी, तो उसको बोला जाता है नॉमिनी डायरेक्टर। और कैजुअल वैकेंसी क्या होता है किसी का डेथ हो गया तो वो जो वैकेंसी खाली हो गया उसको बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी दैट कैन बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेसिडेंट डायरेक्टर ऑडिट होता है। रेसिडेंट डायरेक्टर मिनिमम ऑडिटेड रिलीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक डायरेक्टर ऐसा होना होगा जो रहेगा इंडिया में एज अ रेसिडेंट डायरेक्टर, उसको बोला जाता है रेसिडेंट डायरेक्टर। जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स जो है ये प्रॉक्सीज किससे काम करते हैं? प्रॉक्सी जैसे बोल सकते हो, प्रॉक्सी इज द टर्म प्रॉक्सी इज यूज्ड फॉर जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी टू वोट ऑन देयर बिहाफ। वो प्रॉक्सी का वहाँ पे यूज होगा। लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है कि वो डायरेक्टर की जगह में दूसरा कोई ऐसा काम कर रहा है, वो पूरा फुल फ्लेजेड काम करेगा और इसमें है कि सिर्फ वोट करेगा, अटेंड करके बस खत्म। ये फुल फ्लेजेड कंपनी का अफेयर्स में उसका पार्टिसिपेशन रहेगा। अभी 15 डायरेक्टर्स 3 टाइप्स कंपनी के लिए पब्लिक प्राइवेट। हाँ 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 ठीक है। और एक होता है इंडिपेंडेंट
कंपनी के डायरेक्टर्स भी नहीं होंगे, तो पर्सन हु इज एकदम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपनी, येट अ पर्सन हु इज मतलब जैसे उसको नॉलेज है कंपनी के अफेयर्स का या इंडस्ट्री एक्सपर्ट है कोई, तो उस तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाता है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ताकि मतलब जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होता है वो तो कंपनी के इंटरनल लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि ताकि वो लोग देखें कि कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब आता है रिटायरमेंट एंड रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। एक होता है कि आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। आर्टिकल्स में ये लिखा हो सकता है कि जितने डायरेक्टर्स है सारे के सारे डायरेक्टर्स विल रिटायर एट द एनुअल जनरल मीटिंग, और अगर ये लिखा हुआ तब तो सारे रिटायर करेगा एट द एनुअल जनरल मीटिंग। अगर ऐसा नहीं है देन ऑल द देन तब क्या होगा, ऑल द डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर according to 152(6), 2/3 of the total number of directors are liable to retire by rotation। मतलब टोटल नंबर ऑफ, और नीचे यहाँ पे देखो एक्सक्लूडिंग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिटायर नहीं होते, मतलब उनके फिक्स टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट रहता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर फिक्स टर्म डायरेक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर 15 है, उसमें से एक्सक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 5 को एक्सक्लूड कर दोगे तो 10 बचे। अब 10 डायरेक्टर्स में से 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। 2/3 ऑफ 10, नॉट 2/3 ऑफ 15, 2/3 ऑफ 10 एक्सक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट, 2/3 ऑफ 10 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। इनको क्या बोला जाता है, रिटायरिंग डायरेक्टर्स। 2/3 ऑफ 10 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, दीज आर कॉल्ड द रिटायरिंग डायरेक्टर्स। Out of the retiring directors, 1/3 of the directors is liable to vacate the office. Out of the 2/3 of 10 is 6.67, तो 6.67 तो क्यों हमको 7 मानेंगे, तो 7 का 1/3, 7 into 1/3 कितना होगा, 3 to the 6, 2 point something होगा, तो 2 directors will have to vacate their office। जितनी रिटायरिंग डायरेक्टर्स है, रिटायरिंग कितने हुए, 2/3 ऑफ टोटल, रिटायरिंग का 1/3 मतलब 2 डायरेक्टर्स अपना ऑफिस छोड़ देंगे। अब 7 में से कौन से 2 छोड़ेंगे, कोई तो जाना नहीं चाहेगा ना, मैं तो डायरेक्टर बन के रहना चाहता हूँ, कोई नहीं जाना चाहेगा। तो डायरेक्टर्स who were in the office for the longer period is liable to retire first। कोई 5 साल काम किया, कोई 2 साल काम किया, तो जो 5 साल से है that person will retire, who has longer period सर्व जो करा वो रिटायर करेगा। However, if the 2 or more directors have been appointed on the same day, same general meeting में अगर अपॉइंट हुआ तो तब कैसे होगा, then directors will retire based on mutual understanding। मतलब दोनों डिस्कस करके अच्छा ठीक है भाई मैं आज रिटायर हो जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम हो जाता, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके रिटायर हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे 7 में से कौन से 2 रिटायर करेंगे। अगर तब भी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है तो when mutual understanding is not available then draw of lots। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब जैसे हम लोग खेलते हैं ना, एक बॉल में एक पर्ची, तो पर्ची उठा के देखो अच्छा किसका नाम होता है, अच्छा तुम रिटायर, वैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स उसको बोलते हैं। तो समझ में आया, टोटल 15 है, 15 में से एक्सक्लूड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 10 हो गए, 10 में से 2/3 रिटायरिंग हो गए, रिटायरिंग का 1/3 those are the persons who will vacate the office। Unless the articles provide otherwise, ये वापस से रिपीट किया है, for the retirement 2/3 are the retiring directors, the remaining directors non-rotational non-retiring permanent directors in the case of a public। ये जो retirement by rotation का concept है, this is applicable only for a public company। ये प्राइवेट कंपनी की नहीं है। प्राइवेट कंपनी में तो घर का कंपनी होता है ना, सिमिलर माइंडेड पीपल या फैमिली बिजनेस का प्राइवेट कंपनी होता है। तो प्राइवेट कंपनी अगर तुम बोलोगे कि एक्चुअल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसी को हटा के बाहर का दूसरे किसी को लाओ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ प्राइवेट कंपनी। सो दिस रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज एप्लीकेबल फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी अपॉइंटेड, जो बाकी के बचे टोटल में 10 में से 7 आर रिटायरिंग, तो 3 जो बचे, 3 डायरेक्टर्स परमानेंट बोल दो चाहे नॉन रिटायरिंग बोलो चाहे नॉन रोटेशनल बोलो,
प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। उनको फिक्स टाइम चाहिए, जैसे मुकेश अंबानी है, वो थोड़ी रिटायर करते हैं, ही इज अमंग द परमानेंट डायरेक्टर्स। ओके, अगर जैसे सपोज 2 डायरेक्टर्स जो लास्ट में जाके रिटायर कर गए, द कंपनी जो वेकेट हो गया, वो 2 ऑफिसेस तो वेकेट हो गया, तब क्या होगा, द कंपनी में द सेम मीटिंग, उसी मीटिंग में अपॉइंट द रिटायरिंग डायरेक्टर इफ ही इज एलिजिबल, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इफ ही इज एलिजिबल दैट रिटायरिंग डायरेक्टर को ही वापस से अपॉइंट कर लो, और सम अदर पर्सन, और दूसरा किसी को अपॉइंट कर सकते हैं इन दैट, इन द प्लेस ऑफ दैट डायरेक्टर। रेजिग्नेशन, कोई पर्सन अगर कोई जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर अगर रिजाइन करना चाहे तो क्या प्रोसेस है? मे रिजाइन बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी, इन राइटिंग कंपनी को नोटिस दे दो। ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस बोर्ड शैल टेक नोट ऑफ द सेम, उसको नोट करके रखेगा, एंड कंपनी शैल इंटीमेट द आरओसी। डायरेक्टर कंपनी को चिट्ठी लिखेगा, कंपनी आरओसी को लिखेगा कि दिस डायरेक्टर हैज रिजाइन। ओके, the director may also forward a copy of his resignation along with reasons to the ROC within 30 days of resignation. जो director resign कर रहे हैं, that director may also send the resignation to the ROC. ठीक है? Resignation of a director shall take effect, कौन सा डेट से माना जाएगा कि resignation है उसका हो गया, कब से माना जाएगा? The date on which the notice is received by the company, जिस दिन कंपनी को मिला, the date on which notice is received by the company, और the date, वो डेट जो डायरेक्टर ने नोटिस में लिख के दिया था कि आई विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम दिस डेट, तो जो डेट नोटिस में दिया है या फिर जो डेट जिस दिन कंपनी को मिला नोटिस, whichever is later, whichever is later. However, director who has resigned shall be liable even after his resignation for the offences which occurred during his tenure. उसके tenure में जो भी गलत काम हुआ, जो भी offences हुआ, उसके लिए that director shall continue to remain liable. A director can resign just by sending in a letter informing either chairman or secretary of the company his intention to resign. He can tender his resignation unilaterally without sending a notice to the ROC. डायरेक्टर को ये मैंडेटरी नहीं है कि आरओसी को नोटिस देना हो, वो बस कंपनी को नोटिस दे दे, दैट इज सफिशिएंट। कंपनी माने चाहे नहीं माने, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर ने बस बोल दिया कि मैं आपसे रिजाइन कर रहा हूँ, तो दैट इज सफिशिएंट। रिमूवल, रिमूवल मतलब जैसे अपॉइंट किया था डायरेक्टर को, वैसे ही रिमूवल के टाइम भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टर्स कैन ईदर बी रिमूव बाय शेयरहोल्डर्स और बाय ट्रिब्यूनल। अगर शेयरहोल्डर्स रिमूव करते हैं तो शेयरहोल्डर्स हैव बीन गिवन द राइट टू रिमूव द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय देम। जो डायरेक्टर्स को शेयरहोल्डर्स ने अपॉइंट किया था, उन डायरेक्टर्स को शेयरहोल्डर्स वापस से रिमूव भी कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी प्रूफ ऑफ मिसमैनेजमेंट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई भी गलत काम नहीं किया हो तब भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है? Where the shareholders feel that the policies of the directors are not to their liking, they have the option to remove the directors. जब अगर shareholders को लगता है कि जो डायरेक्टर पॉलिसी फॉलो कर रहा है, that policy is not as per our liking, मतलब हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है उस डायरेक्टर का फॉलो किया हुआ पॉलिसीज, तो तब शेयरहोल्डर्स उस डायरेक्टर को निकाल सकते हैं जस्ट सिंपली बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अपॉइंट करते टाइम भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे शेयरहोल्डर्स, और रिमूव करते टाइम भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, बस दैट इज सफिशिएंट। जो वैकेंसी क्रिएट हो, किसी को रिमूव तो कर दिया, अब वैकेंसी क्रिएट हो गया, देन इन द सेम मीटिंग अनदर डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर द टाइम बीइंग। उसी मीटिंग में दूसरा किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। The newly appointed director has to hold the post until formal appointment. जब until formal appointment of a director is made, तब तक that director will hold the post. शेयरहोल्डर्स अगर रिमूव
करें, शेयरहोल्डर्स अगर डायरेक्टर को रिमूव करें, देन दैट डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस एंड कंपनसेशन टू बी पेबल टू हिम ऑन हिज रिमूवल और टर्मिनेशन एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर शेयरहोल्डर ने किसी डायरेक्टर को रिमूव कर दिया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज ऑफिस, तो तब दैट डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू damages and compensation as per the terms of his appointment। उसको damages compensation मिलेगा कि क्योंकि उसको टाइम से पहले हटा दिया। लेकिन where an application has been made to the tribunal under section 241 for operation mismanagement, operation mismanagement क्या होता है, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो उसमें तो मेजॉरिटी डिसीजन, कोई डिसीजन ले लिया, मेजॉरिटी 75% या 76% ये मिलके मेजॉरिटी डिसीजन ले लिया, लेकिन माइनॉरिटी को लगता है कि यार ये तो मेरे ऊपर जबरदस्ती हो गया, तो माइनॉरिटी कैन गो टू द ट्रिब्यूनल। तो माइनॉरिटी कैन गो टू द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ ऑपरेशन कि हमारे साथ तो ज्यादती हो रहा है, कि हमारे वॉइस को तो कोई सुन ही नहीं रहा, या फिर कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो तब इट इज फॉर द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी कैन गो टू द ट्रिब्यूनल कि यहाँ पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस को डील करते हुए द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर फॉर द टर्मिनेशन ऑफ और सेटिंग असाइड ऑफ एन एग्रीमेंट व्हिच द कंपनी में हैव मेड विद इट्स डायरेक्टर्स। बेसिकली ट्रिब्यूनल डायरेक्टर्स को हटा सकता है। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर किया कि ये डायरेक्टर की वजह से तुम लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये डायरेक्टर को हम लोग हटा देते हैं, ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली। तो ट्रिब्यूनल अगर हटा देता है, a director so removed shall not be entitled to any compensation for the loss of his office। अगर ट्रिब्यूनल हटाता है तो उसको कोई भी डैमेजेस, कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन शेयर होल्डर हटाता है तो उसको डैमेजेस कंपनसेशन मिलता है। Additionally, such a director shall not be entitled to serve as a manager, managing director, director of a company without permission of the tribunal for a period of 5 years from the tribunal's order। जब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के 5 साल तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू सर्व एज अ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लेकिन कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। बिना ट्रिब्यूनल की परमिशन के वो डायरेक्टर उस कंपनी में नहीं बन सकता। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगा? रेम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे, आर्टिकल्स को फॉलो करेंगे। आर्टिकल नॉर्मली ओआर से हो जाता है, लेकिन आर्टिकल्स में अगर लिखा है कि एसआर पास करना होगा तो एसआर पास करना होगा। एंड द रेम्यूनरेशन पेबल टू एनी जो डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे करोगे, दैट रेम्यूनरेशन शैल बी इंक्लूसिव ऑफ, मींस दैट शैल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा? रेम्यूनरेशन पेबल टू सच डायरेक्टर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन एनी अदर कैपेसिटी। सपोज डायरेक्टर है, लेकिन वो डायरेक्टर कंपनी का कोई अकाउंटिंग का काम भी करके देते हैं, या फिर अकाउंटिंग के काम में भी वो देख देते हैं, तो देख के देते हैं, तो ही इज डूइंग अनदर वर्क आल्सो फॉर द कंपनी। तो जो रेम्यूनरेशन उसको दोगे वो इंक्लूसिव होगा, मतलब दोनों का मिला के एक साथ उसको दिया जाएगा। ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन व्हिच कैन बी पेड बाय पब्लिक कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी क्या होगा? शैल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को दे सकता है, सारे डायरेक्टर्स का मिला के टोटल कितना होगा? 11 shall not exceed 11% of the net profits of the company। इससे एक्सीड नहीं करेगा। बट समटाइम्स क्या होता है, कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हो गया, या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2000 रुपये, तो उतना तो सफिशिएंट नहीं होगा कि डायरेक्टर्स का पैसा दे सके। तब क्या करना होगा? तब ऐसे थोड़ी होगा कि डायरेक्टर्स सैलरी के बिना काम करेंगे, सैलरी तो देना होगा उनको। इन सच अ केस कंपनी में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना होगा कि देखिए हम लोग का लॉस हो गया या फिर हम लोग का इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो गया, लेकिन हम लोग को सैलरी तो देना है, तो तब कैसे देंगे? प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना होगा, वो जितना डिटरमाइन करके देंगे
themselves fix the remuneration of all or any one of themselves. वो लोग खुद अपना सैलरी डिटरमाइन नहीं करेंगे. कैसे डिटरमाइन होगा? डिटरमाइन बाय द आर्टिकल्स और रेजोल्यूशन ऑफ जनरल बॉडी और स्पेशल रेजोल्यूशन इन द आर्टिकल्स डिसाइड. तो क्या हुआ? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन, आर्टिकल्स, ये तीन को फॉलो करके में जितना रेमुनरेशन डिसाइड होगा उतना ही पे होगा. मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को मंथली बेसिस में सपोज 3 लाख रुपीस पर मंथ दिया सकता है, या फिर परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट्स दिया जा सकता है, या फिर पार्टली बाय वन पार्टली बाय अदर भी पॉसिबल हो सकता है. बट अ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर इज नॉट एंटाइटल्ड टू ड्रॉ more than 5%. अगर there is one managing director या one whole time director, तो सिंगल पर्सन के लिए कितना है? 5% of the net profits. बट अगर whole time directors is more than one, दो से ज़्यादा है, जैसे ऑयल में डायरेक्टर ऑपरेशंस है, डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट है, तो more than one whole time directors अगर है तो क्या होगा? If there is more than one such director, 10% of the net profits of the remuneration by way of remuneration, 10% of the net profits. लेकिन हमेशा ये याद रखना 11% इज द टोटल लैंड रेट जो दे सकते हो, उसमें से सब लिमिट करके दे रहे हैं कि सिंगल पर्सन हुआ तो 5% और अगर मोर देन 1% हुआ तो 10%. ये वापस से रिपीट कर रही है 11% एंड ऑल. However, मतलब पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि दो सर्विसेज दे रहे हैं, एक तो डायरेक्टर दिया और एक दूसरा सर्विस भी दे रहा है, तो इंक्लूसिव करके उसको रिम्यूनरेशन देना होगा. लेकिन however there is only one exception when remuneration is paid for professional services rendered by director to the company without any limit if the following two conditions are satisfied. Suppose imagine करो कि एक कंपनी है वो हॉस्पिटल चलाता है और हॉस्पिटल में सर्जरी करता है एक डायरेक्टर. द डायरेक्टर इज अ डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो वो सर्जरी का भी चार्जेस लेगा और डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का भी वो फीस देगा या सैलरी लेगा. क्या कंडीशंस है? द सर्विसेज रेंडर्ड आर ऑफ अ प्रोफेशनल नेचर. डॉक्टर का एक प्रोफेशनल नेचर का सर्विस है. एंड इन द ओपिनियन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, ये कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को, पब्लिक कंपनी जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनको ये नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना होता है. उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, नॉर्मल डायरेक्टर्स होते हैं. वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन डायरेक्टर बनेगा, क्या क्या कंडीशंस होंगे, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होगा. तो ये नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी होता है. तो अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, दिस डायरेक्टर हु इज आल्सो अ डॉक्टर, दिस डायरेक्टर possesses the requisite qualification. उसने एमबीए क्या बोलते हैं उसको, मतलब एमबीबीएस किया हुआ है प्लस उसने एमडी किया हुआ है, तो उसका क्वालिफिकेशन कहाँ गया? फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन, उसका क्वालिफिकेशन है उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए. इफ द कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू हैव सच अ कमिटी, द बोर्ड कैन फॉर्म दिस कमिटी. अगर एनआरसी कमिटी फॉर्म करने का जरूरत नहीं है उस कंपनी को, अनलिस्टेड कंपनी है या छोटा कंपनी है, तो उसको ये जो डिसीजन लेगा ये बोर्ड लेगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड कि उसको अलग से प्रोफेशनल फीस देना है कि नहीं देना. ठीक है. पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स के पास सारा पावर्स है कि वो लोग कंपनी के बिहाफ में काम कर सके, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. Directors of a company shall exercise the following powers on behalf of the company by means of board resolution passed at meeting of the board. Board resolution में बोर्ड अपना मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास करके ये सब पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है. To make calls on shareholders in respect of
मनी अनपेड ऑन द शेयर्स, कब कितना कॉल करना है, कब 2 रुपये बुलाना है, कब 5 रुपये बुलाना है, ये डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है। ऑथराइज बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बाईबैक हमने पढ़ा था, कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा देके, हाई प्राइस में पैसा देके शेयर्स वापस खरीद लेता है, दैट इज कॉल्ड बाईबैक। टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, डिबेंचर्स इशू कर सकता है। टू बोरो मनीज, कब बैंक कंपनी के बिहाफ में लोन लेना है बैंक से जाके, टू बोरो मनीज। टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कब कहाँ इन्वेस्ट करना है। टू ग्रांट लोन्स, कंपनी लोन दे रहे हैं, कंपनी कब लोन देगा। गिव गारंटी, गारंटी मतलब जैसे एनआरएल है, ऑयल का सब्सिडी है, तो एनआरएल इज टेकिंग लोन फ्रॉम अ बैंक, तो एनआरएल जो बैंक है, बैंक बोले क्या गारंटी है कि एनआरएल आप पे कर दोगे, तो ऑयल एज अ होल्डिंग कंपनी, ऑयल विल गिव द गारंटी टू द बैंक कि अगर एनआरएल पे नहीं करते तो ऑयल पे कर देगा, दैट इज कॉल्ड गिविंग गारंटी। तो टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। जैसे मैंने अगर लोन लिया है तो एक मशीनरी को एज अ सिक्योरिटी रख के वो लोग को लोन लिया है हम लोग से, तो कि आई डोंट पे, देन द मशीनरी को बेच के वो लोग लोन को रिकवर कर सकते हैं। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द बोर्ड रिपोर्ट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, किसी और ब्रांच में किसी और स्ट्रीम में जाने के लिए। टू अप्रूव अमलगमेशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन मतलब दो कंपनीज के एक साथ आना, मर्जर दो कंपनीज के एक साथ आना, तो रिकंस्ट्रक्शन। टू टेक ओवर अ कंपनी और टू एक्वायर कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, कंपनीज में इन्वेस्ट करना, उसका कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लेना। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड, बोर्ड में बाय रेजोल्यूशन पास एट अ मीटिंग डेलीगेट टू एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स or managing director, manager, officer of the company, the powers specified in D to F. D to F मतलब ये borrow money, invest the funds, grant loans, guarantee security. D, E, F ये 3 चीजों को वो डेलीगेट कर सकते हैं कि दूसरा कोई छोटा कमिटी भी कर लेगा, इन सब कामों को D, E, F को। बस खत्म डायरेक्टर्स। मतलब आप लोगों ने डायरेक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा ही छोटा करके दिया, बहुत कुछ इसमें नहीं है, इट इज़ लाइक ओनली अ समरी। जैसे चैप्टर 1 आप लोग का था डिटेल्स में, उतना ही डिटेल्स में डायरेक्टर्स भी है, बट इसमें बहुत कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए बस फटाक से खत्म हो गया। ऑपरेशनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑपरेशनल फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब ये देखना कि फाइनेंस ठीक से हो रहा है कि नहीं, फंड्स का यूटिलाइजेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, जो अकाउंटिंग पार्ट है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, डेटर्स है तो डेटर्स से पैसा आ रहा है कि नहीं, क्रेडिटर्स को पैसा दिया जा रहा है कि नहीं, तो द फाइनेंस पार्ट इज डन, अच्छे से हो रहा है कि नहीं डन। ऑपरेशनल मतलब जैसे टेक्निकल पार्ट, कोई जैसे ऑयल है तो ऑयल का जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब का एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, ये सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, दैट इज द ऑपरेशनल पार्ट। फाइनेंशियल कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंस फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Operational controller specifies the responsibilities for a particular part of the company. ठीक है? So those duties vary from business to business depending on operation. Finance function सारा companies का एक ही होगा, finance ठीक से देख हो रहा है कि नहीं वो देखना, लेकिन operations तो अलग-अलग companies का अलग-अलग होगा। While there are some similarities of an operations or business controller versus financial controller, दोनों में similarities भी है, they are definitely two distinct roles within an organization, दो अलग-अलग roles। Both the positions usually involve budgeting, forecasting, financial reporting। दोनों में ही आपको बजटिंग करना होगा। फाइनेंस वाला क्या बजट करेगा कि मेरा इतना पैसा खर्चा हो सकता है, मेरा इतना सेल्स हो सकता है, मेरा एक्सपेंसेस इतना हो सकता है, तो मेरे को इतना कैश बजट इतना रखना होगा, तो ये सब फाइनेंस वाला बजट करेगा। जो ऑपरेशंस वाला होगा वो बजट करेगा कि मेरा इतना प्रोडक्शन हो सकता है, इतना मेरा सेल्स हो सकता है, तो ये सब इन क्वांटिटी टर्म्स वो उतना वो ऑपरेशन वाला देखेगा। द फाइनेंशियल कंट्रोल डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशंस डेली अकाउंटिंग ऑपरेशंस, फाइनेंस वाला अकाउंटिंग पार्ट में देखेगा। इट इंक्लूड्स ओवरसीइंग अकाउंटिंग, पेरोल, पेरोल मतलब सैलरी, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब ड्यूज पेबल टू एन एम्प्लॉय, उसको बोला जाता है पेरोल। अकाउंट्स पेबल मतलब पेबल टू क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स से जो पैसा आना,
by managing the organizational budget and preparation and publishing of regulatory monthly financial reporting. तो ये सब कौन करेगा? बजट बनाना, मंथली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी मतलब जैसे सेबी को अगर फाइलिंग हो तो ये सब फिनेंस वाला देखेगा, फाइनेंशियल कंट्रोलर. द फाइनेंशियल कंट्रोलर वॉचेस फिस्कल एफिकेसी, मतलब फाइनेंशियली हम लोग ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक ठाक से चल रहे कि नहीं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय, दैट इज ओवरसीन बाय फाइनेंशियल कंट्रोलर. Unlike the financial controller, role of operational controller includes reporting and budgeting responsibilities, including financial reporting for a particular unit within the larger company. Operational control एक unit को देखेगा, उसका unit ठीक से चल रहे कि नहीं वो देखेगा. With this we come to the end of chapter number 3. इसमें बस ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड नहीं है ये वाला, ये बस जनरल आपको एक आइडिया देने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के कंट्रोलर हो सकते हैं. तो ये हो गया आपका ऑपरेशनल फाइनेंशियल कंट्रोल. नेक्स्ट वी कम टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नाम दिया गया है IFC फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बट इसमें बहुत सारे कुछ इंक्लूडेड है. सबसे पहला तो इंक्लूडेड जो है वो है बोर्ड रिपोर्ट. बोर्ड रिपोर्ट मतलब जो रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी देते हैं एट द टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. पूरे साल का एक बोर्ड रिपोर्ट निकलता है. तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या होता है, इट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ. हाँ, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इट सेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन साइन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होगा वो साइन कौन करेगा? साइन करेगा बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी. नॉर्मल अगर जैसे ऑल इंडिया का एनुअल रिपोर्ट खोल लो तो उसमें क्या देखोगे, जो हम लोग की CMD है, CMD इज चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. ये दैट इज व्हाई इज CMD. तो चेयरपर्सन भी वही है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही है. और एक क्या देखोगे, नॉर्मल सब कंपनीज में क्या होता है, डायरेक्टर फिनेंस, जो डायरेक्टर है फिनेंस फंक्शन का, डायरेक्टर फिनेंस इज ऑल्सो द CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. तो ऑयल का जो एनुअल रिपोर्ट होता है या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, PL बैलेंस शीट होते हैं, उसको साइन कौन करते हैं? CMD साइन करते हैं. चेयरपर्सन हो गया तो चेयरपर्सन साइन बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, उसको क्राइटेरिया फुलफिल हो गया. where he is authorized by the board. और चेयरपर्सन साइन नहीं करे तो और by 2 directors out of which one shall be the managing director. तो 2 directors के लिए और चेयरपर्सन भी साइन कर सकते हैं और 2 directors भी साइन कर सकते हैं. तो ऑयल का भी क्या करता है, ऑयल का बोर्ड रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट के लिए डायरेक्टर फाइनेंस साइन करते हैं और CMD साइन करते हैं. चेयरपर्सन भी हो गया, चेयरपर्सन का क्राइटेरिया देखो तो चेयरपर्सन भी हो गया. 2 डायरेक्टर्स का क्राइटेरिया देखो तो 2 डायरेक्टर्स भी हो गया, एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया और एक डायरेक्टर फाइनेंस हो गया. 2 directors out of which one shall be managing director and the chief executive officer wherever they are appointed. ठीक है, wherever they are appointed. तो CEO उन लोग का नहीं है, तो CEO is not there. CFO, director finance is the CFO, तो director finance का साइन हो गया. And the company secretary अलग से है तो वो साइन करते हैं. तो बेसिकली कौन कौन साइन करेगा, या तो चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स. 2 डायरेक्टर्स में एक जन मैनेजिंग डायरेक्टर होना होगा और 3 जन साइन करेंगे, CEO, CFO, CS. तो टोटल आप बोल सकते हो कि ईदर ऑफ चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर्स, ये तो ईदर और में होगा, और 3 जन CEO, CFO, CS ये लोग साइन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. In the case of OPC only by 1 director, in the case of OPC only 1 director का sign is enough. ये जो लंबा सा पैराग्राफ है, ये लंबा सा पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा. ठीक है, तो to this board report the auditor's report would be attached to every financial statement whereby the contents would include a report of its board of directors. वो ये जो रिपोर्ट ऑफ its board of directors which shall include क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वेब एड्रेस. हम लोग जब एनुअल रिटर्न पढ़ रहे थे तो एनुअल रिटर्न में ये चीज़ लिखा हुआ था कि कंपनी का वेबसाइट में
company is expected to continue for long period of time, that is called going concern. सारे accounting policies follow किए कि नहीं, सारे accounting standards follow किए कि नहीं, तो ये सब के बारे में directors एक responsibility statement बोल के sign करके देते हैं कि we agree that all these things have been complied with. तो उसको बोला जाता है director responsibility statement. Details of frauds reported by the auditors other than those which are reported to the central government. Frauds का दो classification है. अगर ऑडिटर को पता चलता है कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली द लिमिट इज 1 करोड़ इफ इट हैज बीन एनहांस्ड एंड आई एम नॉट अवेयर. तो 1 करोड़ से सपोज 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होगा. ऑडिटर बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस कंपनी में विच आई एम ऑडिटिंग हियर आई हैव फाउंड अ फ्रॉड, द लाइकली अमाउंट इज मोर देन 1 करोड़. लेकिन अगर 1 करोड़ से नीचे है तो किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑडिट कमेटी को, और ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा. ऑडिट कमेटी इज अनदर कमेटी लाइक अ नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी व्हिच हैज टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज. लिस्टेड कंपनी है, फिर जैसे पब्लिक कंपनीज मोर देन इतना टर्नओवर, मोर देन इतना पेड कैपिटल, तो उन लोगों को ऑडिट कमेटी बनाना होता है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि details of frauds reported by auditors which are other than those which are reportable to the central government. जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले ही लेगा. जो अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया हुआ है, जो रिपोर्टेड टू द ऑडिट कमेटी और टू द बोर्ड है, उन सब फ्रॉड्स जो छोटे छोटे फ्रॉड्स है लेस देन 1 करोड़ उसको बोर्ड रिपोर्ट में मतलब मेंशन करना होगा. मेंशन करना होगा कैसे डील किया, नहीं डील किया, ये सब लिखना होगा. A statement on declaration given by independent directors. Statement मतलब declaration independent directors देते हैं कि we are independent. मतलब हम लोग किसी भी तरह से related नहीं है with the company. We do not have any views with the company. The company does not have any views on us. तो किसी भी तरह का पेपर नहीं है, किसी भी तरह से हम लोग कंपनी से related नहीं है. We are independent. तो ये declaration देता है. In case of a company covered under section 1 of 178, a company's policy मतलब ये नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी का बात कर रहे हैं. कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, नॉमिनेशन एनआरसी कमेटी देखता है कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रेमुनरेशन क्या होगा, इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन क्या होगा डायरेक्टर्स का, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या होगा, इंडिपेंडेंस होगा कि नहीं होगा, जितना होगा वो ये सारा कुछ डिटरमाइन करके देगा. एंड ये सारा जो टर्म्स मतलब जो पॉलिसी है ये सारा चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में लिखना होगा. ये सारा काम कौन करेगा? एनआरसी करेगा. एनआरसी करके ये सारा चीज को बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करेगा. एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क, डिस्क्लेमर मेड बाय द ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट. ऑडिटर अगर अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है कि दिस कंपनी का जो बुक्स ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दोज डू नॉट डिपिक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑफ इट्स स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, बिजनेस पोजीशन को ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करता. कोई नेगेटिव रिमार्क देता है, कोई रिजर्वेशन देता है कि एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट अदर्स प्रोवाइडेड ट्रू एंड फेयर व्यू बट ये दिस पार्ट इज इनकरेक्ट. तो कुछ वैसा अगर देता है तो ये सब ऑडिटर के जो रिमार्क्स है, रिमार्क्स के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिमार्क देते हैं. तो अगर बोलते कि ऑडिटर बोलते कि ये ठीक नहीं है तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू कमेंट कि क्यों ठीक नहीं है. ठीक है. रिजर्वेशन एंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन हिज सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट. सेम गोस फॉर द सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट आल्सो. सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में सीएस इन प्रैक्टिस में अगर कुछ लिखा था कि दिस डज नॉट कंप्लाई विद द लॉज तो ऑडिटर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू गिव हिज कमेंट्स कि क्यों दिस लॉ हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद. पार्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कितना लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट किया है ये सब का डिटेल्स देना होगा टू द इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट. पार्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, क्या कंपनीज का क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है, बहुत ज़्यादा ही खराब अगर लॉस वॉस है तो ये सब
मेंशन करना होगा। अमाउंट्स इफ एनी विच इट proposes to carry to reserves, जनरल रिजर्व्स में कितना पैसा लेके जाना चाहते हैं। अमाउंट इफ एनी विच इट रिकमेंड शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कितना प्रपोज कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company. ये देखो, between the end of the financial year and the date of the report, जो report board of directors का report है, वो मे भी अगस्त सितंबर में जाके वो लोग देते हैं, लेकिन financial year जो है वो तो खत्म हुआ 31 मार्च को। तो एक ये जो पीरियड है, इस पीरियड के बीच में आपका कोई मटेरियल चेंजेस हुआ क्या? कोई अगर ऐसा काम, मतलब कोई ऐसा घटना कुछ हो गया, आग लग गया या कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट टूट गया, जिसकी वजह से आपका बिजनेस इज गेटिंग इम्पैक्टेड, तो दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो, ये सब के बारे में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखना होता है कि आपने कितना फॉरेक्स कंज्यूम किया, कितना आपने अर्न किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लाइक एलईडी लाइट्स लगाया, तो ये सब चीज़ें, सोलर पावर, ये सब चीज़ें बोर्ड रिपोर्ट में लिखा जाता है। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी in which in the opinion of the board may threaten the existence of the company. कोई ऐसा अगर रिस्क है because of which the company's existence is getting threatened, कोई ऐसा बड़ा सा रिस्क है, कोई एग्रीमेंट के बेसिस पे, कोई अगर सपोज कोई कंपनी है जो सिर्फ ब्रिटानिया की गुड्स में डील करता है एंड सपोज उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटानिया के साथ इज अबाउट टू एंड, या बहुत ज़्यादा ही खराब रिलेशन हो गया कि उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो दैट इज अ रिस्क। उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए क्या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है आपका, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है आपका, तो ये चीज़ें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में लिखना होता है। The details about that policy developed and implemented by the company on CSR, corporate social responsibility. ऑयल का देखना, ऑयल बहुत सारा स्कूल्स चलाता है, बहुत सारा वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, जैसे सिलाई मशीन का काम सिखाना या फिर ITI का जैसे काम होता है तो वो सब सिखाता है। किसी का फुटबॉल मैच कराता है तो फुटबॉल ट्रेनिंग देता है, जैसे वीविंग मशीन देता है, तो दीज आर ऑल CSR पॉलिसीज। तो CSR से रिलेटेड कैसे काम कर रहे हैं कंपनी, पॉलिसी क्या है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये सब देना। देन इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी prescribed as per जो prescribed है, a statement indicating the manner in which formal annual evaluation of the performance of the board, committee, individual directors has been made. मतलब बोर्ड अपना इवैल्यूएशन करेगा, कमिटी अपना इवैल्यूएशन करेगा एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स अपना इवैल्यूएशन करेंगे कि उन लोगों का काम कितना इफेक्टिवली किया गया है। Statement indicating the manner in which formal annual evaluation of the performance, for annual performance evaluation, board of directors का, committees का, directors का, तो ये सब के बारे में board of directors रिपोर्ट में लिखना है। तो समझ में आया, मतलब एक पूरा कंपनी का एक ओवरव्यू कि वो पूरे साल में क्या किया, तो दैट इज गिवन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में ये देखते हैं। अब आते हैं हम लोग ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। Duties of an auditor have been laid down by the Companies Act. The Act explains the duties in a simplified manner. List is not exhaustive. Auditor को राइट होगा at all times कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, ये सब जाके देख सके, ठीक है। वो चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा हो या फिर दूसरा किसी प्लेस में रखा हो, एंड कंपनी से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। उसका ड्यूटी करने के लिए ऑफ एन ऑडिटर उसको जितना भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए वो सारा वो कंपनी से मांग सकता है। मेनली उसको ये सब इंक्वायरीज तो करना ही है। लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिया है, लोन जो कंपनी ने दिया है हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, उसका अगेंस्ट में सिक्योरिटी है कि नहीं है, वेदर द टर्म्स आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो टर्म्स में लोन दिया गया है is that harmful to the interest of the company, तो वो सब चीज इंक्वायरी करना होगा। whether transactions of the company which are represented merely by book entries
बुक एंट्रीज का कोई ट्रांजैक्शन है, विच उसका कोई रियल ट्रांजैक्शन नहीं है, जस्ट बुक एंट्री है, तो दैट बुक एंट्री वाला ट्रांजैक्शन इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट, ये चीज ऑडिटर को वेरीफाई करना होगा. Where the company not other than investment company, other than banking company, whether so much of the assets of the company as consists of share debenture securities, मतलब कंपनी का इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर सिक्योरिटीज ऑफ अनदर कंपनी है, तो वो खरीदा था सपोज 50,000 रुपए में, उसको बेच दे रहे 1,000 रुपए में, तो व्हाई इज दिस सिक्योरिटीज being sold at a price less than that at which it has been purchased? तो परचेज प्राइसेस कम में आप उसको सेल कर रहे हो, तो वो क्यों किया जाता है, वो चीज ऑडिटर मतलब ही विल इंक्वायर, उसका क्या जस्टिफिकेशन है. Whether loans and advances have been shown as deposits, जो loans and advances कंपनी ने दिए हैं उसको डिपॉजिट बोल के दिखा दिया, तो ये सब अगर है तो ये देखना होगा. Whether personal expenses have been shown as company expenses, ये सब कंपनी, ये सब दिस पर्सन द ऑडिटर विल इंक्वायर. Whether where it is stated in the books of the company that any shares have been allotted for cash, कंपनी अगर बुक्स में बोल रहे हैं कि ये these shares have been allotted against cash received from the shareholders, तो this auditor will inquire whether cash has actually been received, सचमुच में कैश मिला है क्या, and if no cash has actually been received, whether the position stated is correct, regular and not misleading. अगर कैश मिला है तो ये तो ठीक है, अगर कैश नहीं मिला है तो बुक्स में जो पोजीशन, बुक्स में जो एंट्रीज किया हुआ, जो अकाउंटिंग एंट्रीज किया हुआ, इज दैट करेक्ट, इज इट नॉट मिसलीडिंग, ये चीज वो लोग चेक करेंगे. तो ये मेनली हो गया जो इंक्वायर करेगा ऑडिटर. प्रोवाइडेड द ऑडिटर ऑफ कंपनी व्हिच इज अ होल्डिंग कंपनी शैल आल्सो हैव द राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स ऑफ द सब्सिडियरीज. ऑयल अपना एनआरएल का बुक्स, ऑडिटर का ऑयल का ऑडिटर अपना एनआरएल का बुक्स को भी चेक कर सकता है. ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ऑडिट रिपोर्ट जो होगा दैट विल बी एड्रेस्ड टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सबको ध्यान में रखते हुए ऑडिटर अपना काम करेगा. वो ये सबको चेक करेगा कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है. Auditor's report shall also state whether he has sought and obtained all the information explanation. उसने सारा information explanation लिया है कि नहीं लिया है. Whether it is obtained proper books as required by law, proper books of accounts कंपनी ने मेंटेन किया है कि नहीं किया है. Whether the report of the accounts of any branch office, क्या होता है कि जैसे कंपनी है ऑयल, उसका ब्रांच ऑफिस है स्वीडन में, तो स्वीडन में ब्रांच ऑडिटर कौन होगा, ब्रांच ऑडिटर होगा स्वीडन में जो पर्सन क्वालिफाइड होगा एज ए सीए, स्वीडन के लॉज के अकॉर्डिंग जो सीए होगा, तो उस वहाँ पे बंदा हो, वहाँ पे ऑडिटर होगा, तो दैट ऑडिटर विल प्रोवाइड अ समरी ऑफ दिस ऑडिट रिटर्न टू दिस कंपनी ऑडिटर. ऑयल ऑडिटर को रिपोर्ट करेगा, तब ऑयल का ऑडिटर विल कंसिडर दैट ब्रांच ऑडिट का रिपोर्ट इन हिज कंपनी ऑडिट रिपोर्ट. तो वही बोल रहे हैं कि ब्रांच ऑफिस से उसको ऑडिट जो इंफॉर्मेशन समरी जो मिलना है वो मिला है कि नहीं मिला है. Whether the company's balance sheet PL are in agreement with the books of accounts, balance sheet PL जो है वो as per books of accounts maintain हुआ है कि नहीं हुआ है. Whether in his opinion financial statements comply with accounting standards, accounting standards से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. Observation comments of the auditors on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the company. तो adverse effect अगर है किसी transaction का on the functioning of the company, तो वो सब चीज़ को भी वो रिपोर्ट करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में. Whether any director is disqualified from being appointed as a director, कोई डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाइड हो गया फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, उसको भी वो ऑडिट रिपोर्ट अपने ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा. एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क relating to maintenance of accounts
अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क अगर है तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। लेकिन ये सब जो भी क्वालिफिकेशन ये सब है, तो ये सब अगर देता है, कोई निगेटिव रिमार्क भी अगर ऑडिटर लिखता है तो उसके लिए ऑडिटर हैज टू गिव अ रीजन, प्रॉपर रीजन देना होगा। जस्ट ये नहीं लिख सकते कि बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो पूरा रीजन देना होगा कि क्यों डू नॉट कंप्लाई। तब ये भी चेक करेगा कि ये भी रिपोर्ट में मेंशन करेगा एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है कि नहीं, एंड वेदर दीज कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मतलब जैसे ट्रांजैक्शन कोई और करेगा, एंट्री कोई और पास करेगा, देयर हैज टू बी टू डिफरेंट पीपल। नहीं तो जो एंट्री जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं और जो एंट्री पास कर रहे हैं, तब तो वो लोग अपने आप ही मतलब जैसे देखें अकाउंट्स में गड़बड़ कर सकते हैं ना। Whether any of the matters required to be included in the audit report is answered in the negative, तो उसका रीजन देना होगा। गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करते हैं, सीएनएजी। सीएनएजी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। CNAG shall appoint the auditor and direct such auditor the manner in which the accounts of the company are required to be audited. तो वो CNAG अपनी डायरेक्शन भी दे देगा कि कैसे ऑडिट करना है उस कंपनी का। The auditors who appointed shall submit a copy of the audit report to the CNAG. जो ऑडिटर है वो CNAG को अपना रिपोर्ट देगा। Including the action taken thereon, जो डायरेक्शंस दिया था CNAG ने, तो CNAG के डायरेक्शंस पे क्या एक्शन हुआ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो ये चीज ऑडिटर को ध्यान देना होगा। द CNAG of India shall within 60 days from the date of receipt of the audit report have a right to comment upon or supplement such audit report। मतलब जो ऑडिटर ने, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया, इसको सबमिट किया CNAG को, तो CNAG को सबमिट करने के 60 डेज के अंदर CNAG अपना कमेंट्स दे सकता है उस ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक है। एंड कंडक्ट एनी सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द कंपनीज अकाउंट बाय हिमसेल्फ। CNAG वापस से उस कंपनी का सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है। मतलब एक तो नॉर्मल ऑडिट हो गया, इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑडिट एडिशनल ऑडिट, दिस वन इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है CNAG। Any comments given by the CNAG on the report of the supplementary audit shall be placed before the AGM of the company at the same time in the same manner as the audit report। तो जो supplementary audit है, जो comments है, ये सारा चीज AGM में रखना होगा at the same time as the normal audit report। ऑडिट जी CNAG करवा सकते हैं, वो है टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी। तो CNAG नॉर्मल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी का, कमेंट्स देगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकते हैं, टेस्ट ऑडिट करवा सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें जो CNAG करवा सकते हैं। मेरे कंपनी से ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस मैंने बोल दिया आपको, इधर कंपनी ऑडिटर करेगा ब्रांच ऑफिस का ऑडिट, और person, any other person qualified for auditor under this act and appointed under section 139, या तो कंपनी का ऑडिटर करेगा या फिर इंडिया का कोई ऑडिटर, इंडिया का कोई CA जाके ब्रांच ऑफिस का ऑडिटर कर दिया, एनी अदर पर्सन। और in a country outside India, the accounts of the branch office shall be audited either by the company's auditor, by an accountant, by other person duly qualified to act as an auditor of the accounts of the branch office as per laws of that country। मतलब उस स्वीडन में फॉरेन कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग जो पर्सन क्वालिफाइड होगा ऑडिटर ऑडिट करने के लिए, तो दैट पर्सन कैन आल्सो बी द ऑडिटर ऑफ द ब्रांच ऑफिस। Branch auditor shall prepare a report on the accounts of the branch
एग्जामिन बाय हिम, वो ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा एंड सेंड इट टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु शैल इंक्लूड इट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट. एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. जब तक ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा? सीजी इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. जब तक ऑडिटिंग ये बॉडी बिल्डअप नहीं हो जाता है तो आईसीआई ने इंक्लूड ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर किए हुए हैं दोज आर टू बी फुलफिल्ड. सीजी में आफ्टर कंसल्टेशन विद एडवाइजरी कमिटी डायरेक्ट दैट एक ऑर्डर, कारो आप लोग ने सुना है क्या? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर. कारो के ऑर्डर सिमिलर जैसे बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी का बहुत सारा कुछ डेटा देना होता है, सिमिलरली कारो में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जितनी एसेट्स है, जितनी लाइबिलिटीज है, उन सब के बारे में बहुत सारे डिटेल्स है. कोई फ्रॉड है क्या, कोई मतलब जैसे कोई लोन लिया है क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है क्या, तो ये सारे जो है ये सारे डिटेल्स ऑडिटर को देना होता है. ये था बोर्ड रिपोर्ट को देना होता है जो डिटेल्स है बोर्ड रिपोर्ट में. ये है कारो जो है वो ऑडिटर को देना होता है. तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये ऑडिटर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर का बात कर रहे हैं. अगर ऑडिटर को लगता है कि एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में कंपनी के ही एम्प्लॉइज, कंपनी के ही ऑफिसर्स कंपनी के अगेंस्ट में फ्रॉड कर रहे हैं, तब क्या होगा? ही शैल इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू सीजी विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम, प्रेस्क्राइब्ड मैनर. तब क्या होगा? ही विल रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. If an auditor has reason to believe that an offence of fraud involving such amount as prescribed is being or has been committed in the company by its officers or employees. यहाँ पे क्या है? कंपनी ने फ्रॉड किया है अगेंस्ट द जनरल पब्लिक. वहाँ पे क्या था? कंपनी ने फ्रॉड किया है, कंपनी के एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया है, कंपनी के एम्प्लॉइज ऑफिसर्स ने फ्रॉड किया है अगेंस्ट द कंपनी. और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो देयर इज अ डिफरेंस. कंपनी ने फ्रॉड किया है तो तब क्या होगा? Auditor shall report the matter to the CG as being prescribed, provided that if fraud involving lesser amount, जो मैं बोल रही थी कि 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड है, 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो वो सीजी को इन्फॉर्म कर देंगे. 1 करोड़ से नीचे वाला का क्या होगा? Auditor shall report the matter to audit committee. I have told you that. Audit committee को बोलेगा और to the board in other cases within prescribed time, prescribed manner. तो audit committee को बोलेगा, audit committee constitute करने की जरूरत नहीं है तो board को बोलेगा, board of directors को बोलेगा. Provisions of this section shall also apply to cost accounting in practice conducting cost audit. Cost audit जो होता है under section 148, उसका भी cost auditor in practice, मतलब cost accounting in practice report देते हैं similar to audit report. तो उस audit report को भी ये सारे provisions applicable होंगे. Similarly, company secretary in practice secretarial audit report देते हैं, तो secretarial audit report को भी these conditions are applicable. If any auditor, cost accountant, CS in practice अगर fulfill ये सब अप्लाई नहीं करते तो पेनल्टी है. Prepare an audit report. Prepare an audit report ये आप पढ़ सकते हो, मतलब इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं लिखा है जो हमने अभी तक पढ़ा है, that is only been summarized कि ऑडिटर अपना सब कुछ देखेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब को देखेगा और प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज अफेयर्स हो रहे कि नहीं ये सब देखेगा. कोई नेगेटिव ओपिनियन अगर देता तो उसका रीजन देना होगा. कहीं पे अगर उसको लगता है कि इज डिससैटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड फाइंड्स दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस अ प्रॉपर ओपिनियन ऑन द स्टेटमेंट्स, जो इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं उतना पूरा इंफॉर्मेशन उसको मिला नहीं है, तब ऑडिटर क्या करेगा? ही विल इशू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन financial status of the entity cannot be determined. So this is kind of a disclaimer of opinion. एक होता है adverse opinion कि कंपनी का financial status do not depict a true and fair view. लेकिन आपको अगर पूरा information मिल ही नहीं रहता, आप ये नहीं determine कर सकते कि true fair view है या नहीं है.
लेंड असिस्टेंस मतलब ये ऑडिटर, सपोज एक ऑडिटर है, वो ब्रांच का ऑडिटर है, तो ब्रांच का ऑडिटर वो अपने ब्रांच का ऑडिट करेगा और कंपनी ऑडिटर जो होगा उसको अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर कोई जैसे वर्किंग पेपर्स है उसका, कुछ नोट्स है, कुछ कैलकुलेशंस ब्रांच ऑडिटर ने किए हैं, तो अगर वो कंपनी ऑडिटर मांगता है तो ये ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर उसको ये सब कैलकुलेशंस भी प्रोवाइड कर देगा। Comply with auditing standards. Auditing standards issued by the CG, ये कंप्लाई करना होगा। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड मैंने आपको बताया, जो अमाउंट के ऊपर वाला है ये दिस विल गो टू सीजी, अमाउंट के नीचे जो है दैट हैज टू बी इन्फॉर्म टू ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड को इन्फॉर्म करना होगा। Adhere to the code of ethics and professional conduct. Code of ethics, professional standards जो होते हैं उसको कंप्लाई करना होगा। असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन किया है तो वो इन्वेस्टिगेशन में ऑडिटर को हैज टू मतलब गिव हिज असिस्टेंस। ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ऑडिट कमिटी हैज टू बी कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये बड़ा कंपनीज के लिए होता है, एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शैल कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी करता क्या है? ऑडिट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। 3 मिनिमम डायरेक्टर है तो 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, या फिर 5 डायरेक्टर है तो 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। तो ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। Majority of the members of audit committee and chairperson shall be persons who have the ability to read and understand financial statements। मतलब कॉमर्स के बैकग्राउंड से या फिर कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं भी है तो फिर उनको एक्सपर्टीज है कि वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड उसके डिटेल जो रजिस्टर्स एंड एवरीथिंग है उसको पूरा अच्छे से समझ पाए। Every audit committee of a company existing immediately before the commencement of this act, उनको 1 ईयर के अंदर ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करना होगा। Every audit committee shall act as per the terms of reference specified in writing by the board, which shall include क्या ऑडिट कमिटी का मेन काम होगा? रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, ऑडिटर कैसे काम करेगा, क्या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, ये सब ऑडिट कमिटी बताएगा। रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्टर का भाई आ गया, सीए था तो भाई आ गया ऑडिट करने, तो ये सब नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर फुल्ली इंडिपेंडेंट पर्सन हुआ और उसका परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, जो ऑडिट कर रहे हैं वो सही से ऑडिट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी कौन देखेगा? ऑडिट कमिटी देखेगा। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एग्जामिन करेगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है उसको भी ऑडिट कमिटी स्टडी करेगा। अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन और ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको उसका अप्रूवल देना, या फिर ट्रांजैक्शन हो चुका है उसके बाद अप्रूवल देना, तो ये सब रिलेटेड पार्टी से जो कंसर्न जो ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल देना है ये ऑडिट कमिटी देता है। Provided that audit committee may make omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the companies as may be prescribed। omnibus approval मतलब standing approval। standing approval मतलब क्या कि जैसे एक बार में ही ओवरऑल अप्रूवल लेके रख दिया, टर्म स्पेसिफाई कर दिया कि आप इतना ये सब टर्म्स में और इतना लिमिट के अंदर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकते हो। इसके लिए बार बार हम लोग के पास आने का जरूरत नहीं है, एक बार में ही अप्रूवल लेके रख दिया, उसको बोला जाता है ऑमनिबस अप्रूवल। Provided also in case of a transaction involving 1 crore rupees, involving an amount not exceeding 1 crore rupees, 1 crore rupees से नीचे, is entered into by a director or officer of the company without obtaining the approval of the audit committee। audit committee के approval के बिना up to 1 crore तक का कोई related party transaction enter कर लिया and it is not ratified, ratified मतलब बाद में approval देना, and it is not ratified by the audit committee within 3 months from the date of the transaction,
रेटिफाइड मतलब वो जो ट्रांजैक्शन किया उसने 1 करोड़ रुपए तक का, वो ट्रांजैक्शन को 3 मंथ्स के अंदर बाद में अप्रूवल नहीं दिया ऑडिट कमेटी ने, तो देन सच ट्रांजैक्शन शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी। सच ट्रांजैक्शन विल बी वॉइडेबल, उसको वॉइड कर सकता है कौन? ऑडिट कमेटी। And if the transaction is with a related party to any director or authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it. तो director will be liable कि वो अपना जो लॉस हुआ कंपनी को वो लॉस रिकवर कर देंगे। और क्या करेगा ऑडिट कमेटी? स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी भी कंपनी ये लोन देते कंपनी भी को, तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड एडवांसेस स्टडी करेगा, स्क्रूटनी करेगा ऑडिट कमेटी। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स, एसेट्स ऑफ द कंपनी वेयर इट इज नेसेसरी, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये सब किसका ड्यूटी है? ऑडिट कमेटी का ड्यूटीज है। मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स रेज्ड टू पब्लिक ऑफर्स एंड रिलेटेड मैटर्स। Audit committee may call for the comments of the auditors about internal control system. Internal control system सही से चल रहा है कि नहीं, ये चीज audit committee पूछ सकता है किसको? auditor को। The scope of audit including observations of the auditors and review of financial statement before their submission to the board. तो internal control कैसे चल रहा है, ठीक है कि नहीं, ये सब चीज audit committee देखेगा कि auditor क्या बोल रहा है। Audit committee shall have the authority to investigate into any matter in relation to items specified above or referred to it by the board for the purpose and have power to obtain professional advice from external sources. अगर audit committee को लगता है कि बाहर से किसी का expert का opinion जरूरी है, तो फिर वो सब भी audit committee ले सकता है। Audit committee, auditors of a company in KMP shall have a right to be heard in the meetings of the audit committee. Auditor और KMP ये दो लोगों को राइट होगा कि वो लोग ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स में बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, बट दे शैल नॉट हैव द राइट टू वोट। उनको राइट टू वोट नहीं होगा। Board's report shall disclose the composition of an audit committee where the board has not accepted any recommendation of the audit committee, the same shall be disclosed in the board along with reason. Audit committee ने कुछ रिकमेंडेशन किया था, बोर्ड उसको नहीं माना, तो बोर्ड अपने बोर्ड रिपोर्ट में ये रीजन के साथ बताएगा कि क्यों नहीं माना। Every listed company or prescribed companies shall establish a vigil mechanism for directors and employees to report genuine concerns in manner prescribed. Vigil mechanism एस्टैब्लिश करना होता है, जो कंपनीज को ऑडिट रिपोर्ट रखना होता है, ऑडिट कमेटी मेंटेन करना होता है, सेम कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म भी एस्टैब्लिश करना होता है। विजिल मैकेनिज्म क्या होता है? विसल ब्लोइंग, मतलब जैसे डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को अगर कुछ अपना बात रखना है टू द टॉप मैनेजमेंट, तो वो उस मैकेनिज्म से, उस पोर्टल से जाके वहाँ पे अपना बात रख सकता है। विजिल मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, मतलब वो उसने अपना कुछ बोल दिया कि देखिए इस डिपार्टमेंट के इस सेक्शन में ना काम सही से नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ फ्रॉड चल रहा है, वो बोल दिया, लेकिन बाद में सारे डायरेक्टर्स मिलकर उसी को ही एकदम पीटने लगे कि आपने क्यों बोला, हम लोग की कंपनी के केस में जाए, तो उसको ही विक्टिम बना दिया। तो ये नहीं होना चाहिए, तो एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन होना चाहिए। Who use such mechanism and make provision for direct access to the chairperson of the audit committee. वो जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज है वो लोग डायरेक्टली जाके चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी को अपना बात रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विजिल मैकेनिज्म। ये अगेन ऑडिट कमेटी की चीजों को ही वो कर रहे हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स में शेयर होल्डर्स तभी बनते हैं जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में शेयर होल्डर का नाम एंटर हो जाता है, और या तो ऑटोमेटिकली बन जाता है तब जब मेंबर्स जब इनिशियली कंपनी जितने लोगों ने मिलकर फॉर्म किया था, 7 और more 2 और more जो फॉर्म किया था, तो वो लोग ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन जाते हैं। लेकिन बाद में किसी
ने ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर बने, या फिर जैसे शेयर्स परचेज करके मेंबर बने, तो इन लोग के लिए रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में नाम एंटर होना होगा, तब जाके वो लोग मेंबर बनते हैं। ये जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का राइट्स क्या क्या है? एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उनका नाम रजिस्टर में होना चाहिए, ये उसका राइट है शेयर होल्डर का। टू वोट एट द मीटिंग ऑफ मेंबर्स, जनरल मीटिंग में जाके वो वोट कर सकता है। टू रिसीव डिविडेंड्स, उसको राइट है कि वो डिविडेंड ले सकता है। टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन मतलब राइट शेयर्स, राइट इशू, मतलब जब शेयर्स फर्दर इशू ऑफ शेयर्स होता है तो तब शेयर्स पहले शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड राइट इशू। उसी को यहाँ पे बोलेंगे राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट रिटर्न ऑफ कैपिटल वाइंडिंग अप, जब वाइंडिंग अप हो रहा है मेंबर हैज द राइट कि उसको पैसा वापस मिले, और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो उसको पैसा वापस मिलना चाहिए, दैट इज ऑल्सो हिज राइट। और क्या राइट है? He is entitled to bring action to restrain the company from doing an ultra wires transaction. Ultra wires हम लोग फर्स्ट में पढ़ा था, मतलब outside the powers of the memorandum, जाके कोई कंपनी अगर काम कर रहा है तो ultra wires transaction करने से मेंबर जाके उसको रोक सकता है, that is called restraining the company. Take part in the proceedings of the company, move amendments, तो ये सब उसका राइट है, शेयर होल्डर्स का राइट है। और क्या राइट है? वोट इन ऑन मीटिंग्स, रिक्वेजिशन कर सकते हैं कि ईजीएम बुलाओ। हम लोग ने पढ़ा था कि सर्टेन लिमिट्स ऑफ मेंबर्स हैं, वो लोग अगर बोले कि ईजीएम बुलाना होगा तो उस कंपनी को ईजीएम बुलाना होगा। रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, अपॉइंट प्रॉक्सी, इंस्पेक्ट प्रॉक्सी रजिस्टर, तो दीज आर ऑल राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट ही हैज द राइट टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव टू अटेंड द जनरल मीटिंग, राइट टू अपॉइंट द कंपनी टू सर्कुलेट रेजोल्यूशन। अगर जैसे कंपनी है तो वो कंपनी ने अगर उसका शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स ने अगर बोले कि हम लोग को ये रेजोल्यूशन पास करवाना है, तो वो अगर जैसे कंपनी को बोलते हैं तो कंपनी इज बाउंड कि वो रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं होगा, वो एक बार चेक करवाना होगा सबसे पहले। हैज सर्टिफिकेट ऑफ शेयर रेडी फॉर डिलीवरी टू हिम विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 2 months के अंदर अंदर उसको सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स मिलना है। ट्रांसफर कर सकता है ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेजर होल्डर्स, उससे एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं। दीज आर ऑल द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। टू ऑब्टेन मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग, इंस्पेक्ट द मीटिंग्स, अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द वेरिएशन ऑफ राइट होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अगर उसका राइट्स के साथ कोई वेरिएशन कर रहा है तो उसको चेंज नहीं करने के लिए ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है। पार्टिसिपेट इन द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग अवार्ड, तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रिमूवल में भी अपॉइंट कर सकता है। और क्या है? टू एंजॉय द प्रॉफिट्स एज पर डिविडेंड, टू इलेक्ट डायरेक्टर्स, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप, तो ये सब भी शेयर होल्डर्स का राइट्स है। और एक क्या है, छोटा सा एक है, ये है डेफिनेशन। की मैनेजरियल पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन हमने बहुत बार देखा है, उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज सीईओ और एमडी मैनेजर। ये होगा सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, ये सब तो होंगे, दीज आर द टॉप लेवल, एकदम क्रीमी लेवल। इसके नीचे एक लेवल के जो एम्प्लॉइज होंगे उसको भी केएमपी माना जाता है, बट दीज हु विल बी दीज पीपल, इसको कौन बताएगा? एज डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड। ये बोर्ड डिटरमाइन करेगा कि दीज लोअर 1 layer लेवल बिलो दिस द सीएससीएफओ, ये लोग भी आपके केएमपी है, ठीक है? तो ये डेजिग्नेट कर देगा। एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, रूल्स में अगर दिया गया है तो दैट विल आल्सो बी देयर। तो दिस एंड्स योर कंपनी लॉ चैप्टर। कंपनी लॉ यहाँ पर खत्म होता है। आप बेसिकली जो आपके बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए वो करना, स्कैनर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस है वो सब करना, और कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके? ठीक है, थैंक यू सो मच।